अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज है क्लास 9th का चैप्टर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ये कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इससे पहले हमें ऑर्डर का पता होना चाहिए और मैट्रिक्स का पता होना चाहिए और ऑर्डर्स का पता होना चाहिए। इसके बाद हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज एनी एरे ऑफ नंबर, इट इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। एरे मींस अरेंजमेंट, मतलब अगर 0 1 2 3 4 है, अगर इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें तो हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम इसको ब्रैकेट्स में बंद नहीं करते तो ये हमारा मैट्रिक्स नहीं होगा। अदरवाइज अगर इसको हम ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स क्लियर हो गया। इसके बाद डिफाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर की बात की थी हमने, यहाँ पे ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दैट मैट्रिक्स हैज इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। मतलब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अब यहाँ पे आ जाता है एक, पहले तो हमें रो का पता होना चाहिए क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, इधर हमने रो की डेफिनेशन की हुई है कि इन अ मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड अ रो। फॉर एग्जांपल जैसे कि नीचे दी गई हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सीधी लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकली दूसरी लाइन होती है, जिस तरह ये कॉलम वाली होती है। ये अब जो है ये हमारे पास कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। अब रो की डेफिनेशन क्लियर होगी। इन अ मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड अ रो। ये रो क्लियर हो गई। इसके बाद आ जाता है कॉलम क्या होता है। अब कॉलम ये होता है कि इन अ मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकली वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये कि जो वर्टिकली होंगे, मतलब वर्टिकली इस तरह 1 -4 ये वर्टिकली हो गया, 9 और 7 ये भी वर्टिकली हो गई। ये इसमें हमारे पास कितने 2 कॉलम्स आ गए। अब हमारा ये सारी चीज़ें तो क्लियर होगी, रो होगी क्लियर होगी। अब आ जाते हैं कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमने कहा था कि हमें रो का पता होना चाहिए, कॉलम का पता होना चाहिए। रो और कॉलम का पता चल गया। अब इसमें जो है रो है 1 2 है 4 3, ये 2 रो हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। 1 4 2 3 ये 2 कॉलम्स हो गए। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जितनी कॉलम्स की तादाद होगी और जितनी रो की तादाद होगी वो कैलकुलेट होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसी इन चीज़ों के बेस पर सॉल्व होगा। और सबसे पहले क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए है, इसकी यूज नंबर 1 है कि वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने हैं। तो ऑर्डर क्या होते हैं? कितनी कॉलम्स हैं और कितनी कतारें हैं। यहाँ पे 2 by 2 है, मतलब 2 कतारें 2 कॉलम ए में, बी में भी 2 कॉलम 2 कतारें हैं, सी में एक कतार है 1 रो है और कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। डी में 1 रो है 1 कॉलम है। ई में 1 रो है 2 रो है 1 कॉलम है और इसमें 3 by 3 है, मतलब 3 कॉलम्स हैं 3 रो है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस बेस के ऊपर क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब अगला क्वेश्चन जैसा कि है क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब हमें इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। कहता है कि ए एंड बी 2 मैट्रिक्स, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी इफ अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइज करता हो। एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रो एंड कॉलम जो होती हैं वो होते हैं कितनी रो हैं और कितनी कॉलम्स होते हैं जो हमारे मैट्रिक्स में होते हैं, और मैट्रिक्स भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आती हैं वो भी इक्वल है। अब एंट्रीज क्या होती हैं? जो कॉलम के अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट पड़े होते हैं, जैसा कि 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 5 3, इसमें कितनी एंट्रीज हैं? 4 एंट्रीज हैं। अब इधर भी 4 एंट्रीज हैं। यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 1 इक्वल होना चाहिए, इसका 2 और इसका 2 इक्वल होना चाहिए, इसका 5
और इसका 5 इक्वल होना चाहिए, इसका 3 और 3 इक्वल होना चाहिए, तो तब ये हमारा ये इक्वल मैट्रिक्स क्लियर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी ये हमें यही चीज़ कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हमारा जैसा कि ए है, ए में कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम है, एक रो है, और इधर सी में भी एक कॉलम एक रो है, क्योंकि 5 - 2 करें तो 3 आता है। और इसके बाद डी देख लें, डी में 1 रो है, 2 कॉलम है, और डी के साथ वाला और कोई इक्वल नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद यहाँ पे ये देख लेते हैं, 2 कॉलम हैं, 2 इक्वल हैं, ये देख लें, बी में भी 2 कॉलम हैं, 2 रो हैं, ये इक्वल हैं, और लेकिन इनकी एंट्रीज सेम नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एंट्रीज मतलब 5 और 3 है, लेकिन 3 5 है, तो ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 5 = 3 नहीं होगा, 3 = 5, ये सही नहीं होगा। इसके बाद देख लेते हैं, 5 4 0 है, 6 और 2 है, ये देखना है। इसके बाद ये यहाँ पे आंसर लिख दें, ए और सी = है, बी = I है, ई = H है, एफ = G है। अब यहाँ पे एफ एफ में कितने हैं, 1 कॉलम है, 2 रो हैं, और यहाँ पे जी में देख लेते हैं, तो वो भी देख लें इस तरह, और सारे सेम आप देख लें, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे ये जो डी है और बी है, इसको भी दोबारा देख लें, तो मुझे तो लगता है ये सेम होंगे, दोबारा भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपका अगर ये इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, ये 2 नंबर का आ सकता है। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने सेटिफाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, हमने ये फाइंड करना है। इसमें हमने यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स वाली पोजीशन लगा देते हैं। इक्वल मैट्रिक्स में हमने क्या कहा हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं, मतलब बस इंट्रीज सेम कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे ए जमा सी है, तो इधर से हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ये अब दूसरा जो है हमारे पास है ए जमा 2b, इसको हमने इधर वाले दूसरे एलिमेंट के बराबर रख दिया इंट्रीज के साथ, वो -7 है। सी -1 है, यहाँ पे ये सी -1 है, और यहाँ पे 3 है, इसको इक्वल रख दिया है। इसके बाद 4d -6 है, इसको 2d के इक्वल रख दिया। यहाँ पर इक्वेशन होगी 4। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी इक्वेशन ये हो गई, चौथी इक्वेशन ये हो गई। अब यहाँ पे हमने देखना है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहली कौन सी इक्वेशन चाहिए, जिसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए, वेरिएबल एक हो दूसरे नंबर के साथ। तो ये हमारे पास 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है जो वो नज़र आ रही है। इक्वेशन नंबर 3 में ये है, तो इसका मतलब हुआ सी इसी साइड पे -1 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए, तो वो माइनस का था तो प्लस का हो गया, तो c = 4 आ गया। हमारा c का आंसर निकल आया, c = 4 हो गया। इसके बाद अब c की जो हमारे पास है वो हमने पुट करनी है, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट की है। c की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास a जमा 4 था, उस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे गया है, तो a = आ गया। इसके बाद अब a की जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी है, तो -7 था और फिर -4 आ गया, -4 हमने पुट किया, इसको हम उस साइड पे ले गए हैं, वो प्लस का हो गया है, और प्लस का होने के बाद 2b = -7 जमा जमा माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो b की आंसर निकला है। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है 4d। 4d - 6 = t। क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें हमने क्या करना है कि 2d हमने माइनस कर दिया, 6 उस साइड पे ले गए, प्लस का हो गया इक्वल की उस साइड पे ले जाने से, और वो हमने माइनस किया, तो हमारे पास 2d बचना था, इधर 6 बचना था, 2 उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया, d = 3। हम अब हमारे पास ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, तकरीबन आता रहता है, और इसकी जो है ईजिली 4 इक्वेशंस बनती हैं, उनको पुट करना है और इजी आंसर निकल आता है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गई। इसके बाद ये जो हमारी जो डेफिनेशंस होती हैं ना, इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद करना चाहिए, क्योंकि ये 26 नंबर की, ये 30 नंबर की पेपर में आ सकती हैं, तो इनकी एग्जांपल भी याद कर लेनी चाहिए और ये डेफिनेशन को भी क्लियर कर लेना चाहिए।